हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित। और ये जो चैनल है मैंने खास नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि हम नर्सिंग के जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो पेप्टिक अल्सर देखो, पेट में भी हो सकता है, ड्यूडेनल वाले रीजन में भी हो सकता है और ईसोफेगस में भी हो सकता है। तो अगर पेट में हो रहा है तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, अगर ड्यूडेनल में हो रहा है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे, और अगर ईसोफेगस वाले रीजन में हो रहा है तो ईसोफेगल अल्सर उसको बोलेंगे। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, एक्सकेवेशन बन जाता है। एक्सकेवेशन मतलब यानी कि एक कैविटी फॉर्म हो जाती है या एक होल हो जाता है हमारे स्टमक, पाइलरस, ड्यूडेनम या ईसोफेगस किसी भी रीजन में। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो पेप्टिक अल्सर एक अल्सरेटिव डिसऑर्डर है जीआईटी का। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। और ये किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पेप्सिन है उसके डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी जो जीआई म्यूकोसा है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो म्यूकस लेयर है उसमें क्या हो जाता है, सोर बन जाता है या इरोजन हो जाता है, यानी कि छाले हो जाते हैं, और इसको ही हम पेप्टिक अल्सर डिसीज बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके दो टाइप हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। देखिए, अगर आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी चल रहा हो, तो अगर आपको नहीं पता है वहाँ पर कि टाइप्स कितने हैं किसी भी डिसीज़ के, तो आप एक्यूट एंड क्रोनिक लिख सकते हैं। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एंड क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिसीज में क्या होगा, सुपरफिशियल इरोजन होगा जीआई म्यूकोसा का, यानी कि जो म्यूकस लेयर है उसमें सुपरफिशियली यानी कि ऊपर ऊपर इरोजन होगा। फिर उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, और जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिसीज है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की। तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में जो इरोजन होता है वो मस्कुलर वॉल तक हो जाता है। अगर आपको याद होगा तो जीआई ट्रैक्ट जो है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकोसा होती है, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस एंड फिर होती है आपकी सिरोसा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो क्या होता है, मस्कुलर वॉल तक चले जाता है जो हमारा इरोजन है। पहले एक्यूट वाले में क्या हो रहा था, खाली म्यूकस लेयर तक हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो क्रोनिक वाला है उसमें क्या होगा, जो हमारा इरोजन है वो मस्कुलर वॉल तक चला जाएगा। अब क्योंकि ये क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है तो इसमें इन्फ्लामेशन भी साफ सीधी बात है कि क्रोनिक ही होगा। अब क्रोनिक है यानी कि जो इसका ड्यूरेशन है वो कैसा होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, यानी कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है। अब ये क्रोनिक हो चुका है तो इसको हम इजीली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये आपका मेनली लेसर कर्वेचर में होता है स्टमक पे, जहाँ पर हमारा पाइलरस रीजन होता है स्टमक का, वहीं पर ये बेसिकली होता है। नाउ हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर मीन टू से दैट ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर डिसीज हो सकती है। नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को पेप्टिक अल्सर डिसीज कभी हुई हो तो आपको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें होते हैं। नंबर 2, NSAIDs। NSAIDs स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इबुप्रोफिन एंड एस्पिरिन। अगर आप ऐसी ड्रग्स को लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के। जो NSAIDs है एक मेजर रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ का। बेसिकली होता क्या है, जो NSAIDs ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका सिक्रीशन कम कर देती हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो गया तो क्या होगा, वहाँ पर साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो वहाँ पर म्यूकस लेयर जो है उसमें ईजिली डैमेज हो जाएगा, और अगर म्यूकस लेयर में डैमेज हो गया तो यानी कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हो गई। एंड द नेक्स्ट वन इज H. पाइलरी इन्फेक्शन। H. पाइलरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलरी इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है ये क्या करता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो यानी कि पेप्टिक अल्सर हो गया। और ये बेसिकली हमें चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलता है, ये बड़ों में नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ NSAIDs। कॉन्कोमिटेंट मीन्स दैट कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स एट द सेम टाइम ले लें, इसको हम ड्रग एब्यूज़ भी बोल सकते हैं। तो जब हम ड्रग एब्यूज़ करें किसका, NSAIDs का, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी म्यूकस लेयर है हमारी GIT की, उसमें क्या होगा, एबनॉर्मल सेल डेथ होने लगेगी, यानी कि नेक्रोसिस होने लगेगा। तो जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग। देखो, जो स्मोकिंग होता है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारी डिसीज कंडीशन का। एंड द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल
कंजप्शन। तो देखो जो अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है, और जो इथेनॉल है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है, और अगर एसिड है तो वो हमारी म्यूकस वॉल को डैमेज करेगा, और अगर म्यूकस वॉल डैमेज हो गई तो उसको ही हम पेप्टिक अल्सर डिसीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होता ही होता है। नंबर 1, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस यानी कि इसको हिपैटिक सिरोसिस भी बोलते हैं। लिवर एंड हिपैटिक बोथ आर द सेम वर्ड्स। सो लिवर सिरोसिस मीन्स परमानेंटली या नॉन रिवर्सिबल डैमेज हो जाना, यानी कि कंप्लीटली डैमेज हो जाना हमारे लिवर का। अब लिवर कंप्लीटली डैमेज हो गया तो वो बाइल जूस का प्रोडक्शन तो करेगा नहीं। अगर बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो म्यूकस वॉल डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होती है। नंबर 2, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो देखो अगर जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन से, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ फॉर्म होती है। नंबर 3, स्पाइसी डाइट। तो जो स्पाइसी डाइट है उसमें बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो कि हमारी म्यूकस लेयर को ईजिली डैमेज कर सकती है, और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होगा। नंबर 4, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्न का स्ट्रेस है, या शॉक का या सेप्सिस का स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो HCl का सिक्रीशन है और जो बाइल का सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होगी। एंड द लास्ट वन इज़ एलिवेटेड सीरम गैस्ट्रिन लेवल। तो जब भी हमारा सीरम गैस्ट्रिन लेवल 100 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हो जाएगी। सो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। सो पैथोफिजियोलॉजी मीन टू से दैट हाउ द डिसीज कंडीशन अकर्स। सो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई सा भी एक कॉज ले लो, यानी कि लिवर सिरोसिस ले लिया हमने, सो वहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है यानी कि म्यूकस लेयर में इरोजन फॉर्म होगा। अब जब इरोजन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा ही होगा। अब उसकी वजह से म्यूकस का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, और जो एसिड का सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। अब जब म्यूकस का सिक्रीशन कम होगा तो म्यूकस लेयर जो है वो कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमको पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। सो वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जनरल डिस्कम्फर्ट, वेट लॉस, फटीग, डायरिया, ये जनरल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है उस पेशेंट में जो कि पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा हो। इसके अलावा और भी साइन एंड सिम्टम्स हैं। नंबर 1, डल ग्नोइंग पेन, यानी कि ऐसा पेन, हंगर पेन, यानी कि जैसा हम खाना नहीं खाते हैं और हमें जब भूख लगती है तो उस टाइम पर जो पेन होता है वैसा पेन आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 2, बर्निंग सेंसेशन। तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में आपको बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिलेगी एपिगैस्ट्रियम रीजन में या फिर आपके बैक रीजन पे। नंबर 3, पायरोसिस। पायरोसिस यानी कि बर्निंग सेंसेशन ही होता है, लेकिन कहाँ पर, अपर एब्डोमिनल रीजन में, इसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। नंबर 4 इज इंटरनल ब्लीडिंग। तो देखो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो इरोजन होता है वो कहाँ तक चले जाता है, मस्कुलर वॉल तक, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। नंबर 5, सोर इरेक्टेशन, यानी कि बर्पिंग होना। इसका मतलब होता है कि डकार आना, जो पेशेंट है उसको बार बार डकार आएगी। नंबर 6, लोकलाइज्ड टेंडरनेस, यानी कि जो पेशेंट है उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा जब भी कोई उसके स्टमक को छुए या जब भी कोई उसके इंटेस्टाइन वाले रीजन को छुएगा। एंड द सेकंड लास्ट इज ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग यानी कि गैस का फॉर्मेशन होना स्टमक में। एंड द लास्ट वन इज मेलिना। मेलिना यानी कि डार्क टारी स्टूल, जिसमें क्या कहते हैं, ब्लड हो या ब्लड ना हो ऐसा भी हो सकता है। और ये क्यों होता है, जब क्या कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग होगी तब मेलिना की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो स्टूल होगा पेशेंट का वो कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का और टारी कलर का, जैसे टार होता है ना उसी कलर का सेम टू सेम स्टूल हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसको डायग्नोस्टिक फाइंडिंग भी बोलते हैं और इसको इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम फिजिकल एग्जामिनेशन के पाँचों के 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्जन एंड
ऑस्कल्टेशन एंड ऑल्फैक्शन। फिर उसके बाद हम उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन भी करेंगे। नंबर थर्ड इज सीबीसी। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, और ये कब करते हैं, जब जो पेप्टिक अल्सर होता है वो ब्लीडफुल हो, यानी कि ब्लीडिंग वाला पेप्टिक अल्सर हो जाता है, यानी कि क्रोनिक पेप्टिक अल्सर जब होगा तो उस कंडीशन में सीबीसी करेंगे। नंबर फोर्थ इज अपर एंडोस्कोपी। तो अपर एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक टाइनी कैमरा लगाते हैं जिससे कि हम विजुअलाइज कर सके, देख सके इन्फ्लामेटरी चेंजेस को और अल्सर को। एंड द नंबर फिफ्थ इज स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट हम तब तक करते हैं जब तक कि मेलिनर की कंडीशन जाती नहीं है। नंबर फिफ्थ इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्टडी। तो इसमें हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इस डिसीज़ कंडीशन के लिए एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड द सेकंड लास्ट वन इज़ लिवर एंजाइम। इस वाले इन्वेस्टिगेशन में हम लीवर के जो एंजाइम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके लेवल्स को चेक करते हैं। लीवर एंजाइम जैसे कि ALP, ALT, AST, SGPT एंड SGOT, ये सारे के सारे हमारे लीवर के एंजाइम्स होते हैं। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इनकी स्टडी करते हैं, इनके लेवल्स को देखा जाता है। एंड द लास्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ अपर GI बैरियम कंट्रास्ट स्टडी। ये एक टाइप का GI एक्सरे होता है, तो ये भी हम करते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की कंडीशन में। सो अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो बेसिकली मैनेजमेंट 4 टाइप्स के होते हैं: मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड डाइटरी मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। तो हम पेशेंट को एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो HCl का सिक्रीशन कम कर दें। तो सबसे पहले हमें H रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी कि हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देना है, यानी कि रेंटेडिन एंड सिमेंटिडिन। और या तो उसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओमीपैराजोल एंड पेंटोपैराजोल। H पाइलोरी की कंडीशन में हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करानी चाहिए, फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हमें पेशेंट को साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग देनी है, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट करती है। तो उसमें हम मीसोप्रोस्टोल एंड सक्रालफेट जैसी ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड द सेकंड लास्ट वन इज एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स हम इसलिए देते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है उसका जो लेवल है वो कम हो जाए। इसके लिए हम प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड, स्कोपोलामाइन एंड मिथाइल ब्रोमाइड जैसी ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड लास्ट वन इज TCAs यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये जो TCAs हैं वो अल्सर हीलिंग एजेंट होती है, ये अल्सर को हील करने का काम करती हैं। तो इसके लिए हम पेशेंट को इमीपेराबाइन एंड डॉक्सीपाइन जैसी ड्रग्स को प्रोवाइड कराएंगे। सो अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट यानी कि कौन कौन सी सर्जरी को हम प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को ताकि उसकी जो पेप्टिक अल्सर की डिसीज़ कंडीशन है वो ठीक हो जाए। सो नंबर 1 इज़ वेगोटमी। वेगोटमी यानी कि हम वेगस नर्व को काट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 इज़ पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टिक में हम क्या करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाते हैं पाइलोरस रीजन में, जिसकी वजह से जो पाइलोरस है वो वाइड हो जाएगा और क्या कहते हैं जो स्टमक का कंटेंट है वो बाहर आ सकता है। ये सर्जरी से पहले करते हैं हम। द नेक्स्ट वन इज़ सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तो इसमें हम स्टमक के उस वाले पोर्शन को रिमूव कर देंगे जिसमें अल्सर प्रेजेंट होगा। द नेक्स्ट वन इज़ एंट्रेक्टमी। एंट्रेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है एंट्रम का उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि उसमें सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हों और जो कि गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती हों। एंड द सेकंड लास्ट वन इज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी में हम क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं। तो पहले एनास्टोमोसिस का मतलब जान लेते हैं। तो एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है, जब हम एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर दे तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लोअर पार्ट है स्टमक का उसको रिमूव कर देंगे और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको कहाँ जोड़ देंगे, ड्यूडेनम वाले में जोड़ देंगे। एंड द लास्ट वन इज गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। और ये वाला प्रोसीजर भी सेम टू सेम गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी की तरह है, यानी कि ऊपर वाले की तरह है। तो लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टमक है उसको किससे जोड़ देंगे, डायरेक्ट जिजनम वाले पार्ट से जोड़ देंगे। सो अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेन असेसमेंट करना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि पेन की लोकेशन क्या है, किस जगह पर हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, किस इंटेंसिटी से हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सीवियर है, मॉडरेट है या लो है।
ठीक है ना, और उसकी सीवियरिटी को चेक करेंगे। नंबर सेकंड, हम पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका जो पेन है वो कम हो जाए और उसके कंफर्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे। नंबर थर्ड इज पेशेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उसे करने चाहिए ताकि उसे दोबारा से डिसीज कंडीशन ना हो। एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट इज हमें ये चेक करना है कि जो पेशेंट है वो मेलिना की कंडीशन से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें पेशेंट के चेस्ट को, एब्डोमिनल रीजन को और ड्यूडेनल को भी चेक करना है। उससे पूछना है कि आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हमें पेशेंट को कंप्लीट डाइटरी एजुकेशन देनी है, क्योंकि जो डाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम डिसीज से प्रिवेंट रह सके। और ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।